Lesson number 2. Why teach financial literacy? It's not how much money you make. It is how much you keep. 1990s में माइक ने अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया और पैसे को अच्छे से मैनेज करके अपने डैड से भी बड़े बिजनेस क्रिएट किए। 1994 में एट द एज ऑफ 47 मैं भी रिटायर हो गया अपनी वाइफ किम के साथ, जिसकी एज 37 थी। माइक और मैं एक दो हफ्ते में गोल्फ कोर्स पर मिलते रहते थे और बिजनेस की बातें करते रहते थे। लुक, रिटायरमेंट मतलब ये नहीं है कि काम करना मैंने छोड़ दिया। मैं अभी भी काम करता हूँ, बट फाइनेंशियल रिटायरमेंट मतलब अगर मैं काम ना करूँ तब भी मेरे एसेट्स अपने आप को ग्रो करते रहें और मनी मिंट होता रहे। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्री को आप पानी देते हो जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, बट फिर एक बार जब वो बड़ा हो जाता है तब अगर आप उसे पानी नहीं भी देते हो तब भी वो ग्रो होता जाता है। जब भी लोग या रिलेटिव्स मुझे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी, मैं अभी क्या करूं पैसे कमाने के लिए, या फिर आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे कमाए, मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, तब मुझे एक ही स्टोरी याद आती है, द रिचेस्ट बिजनेसमैन। 1923 में ना एक ग्रुप ऑफ आवर ग्रेटेस्ट लीडर्स और रिचेस्ट बिजनेसमैन, इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी एजवाटर बीच होटल शिकागो में। उनमें से कुछ नाम है चार्ल्स श्वाब, जो कि हेड है लार्जेस्ट स्टील इंडिपेंडेंट कंपनी के, सैमुअल इंसुल, जो कि प्रेसिडेंट हैं लार्जेस्ट यूटिलिटीज के, हावर्ड हॉब्सन, जो कि सबसे बड़ी गैस कंपनी के ओनर है, और बहुत बड़े बड़े लोग थे। कट टू 25 साल के बाद मोस्टली ये सारे एलीट लोग बैंकक्रप्ट पाए गए। मेरे हिसाब से 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से वो सारे लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए। मार्केट्स में अप एंड डाउन आएंगे, पर आपके पास जब फाइनेंशियल एजुकेशन होता है तब आप अपनी वेल्थ को ना सिर्फ बचा सकते हो बट उसे साइमल्टेनियसली ग्रो भी करवा सकते हो। एक रिच बास्केटबॉल प्लेयर को टीम से टर्मिनेट कर दिया गया और फिर उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उसे कार वॉश सेंटर में काम करना पड़ा। वहां से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार साफ करते वक्त अपनी चैंपियनशिप रिंग निकालने के लिए मना कर दिया। आपने ये नोटिस किया है कि कैसे लोग $1,000,000 की लॉटरी जीतते हैं और फिर एक साल बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे? आई एम श्योर आपको पता ही होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग मनी पे ज्यादा फोकस करते हैं पर एजुकेशन पे नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। रिच पीपल acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. अमीर लोग assets खरीदते हैं, whereas गरीब लोग liabilities खरीदते हैं जो उन्हें assets लगती हैं। Rule number 1. You must know the difference between an asset and a liability and then buy assets. सबसे पहले आपको asset and liabilities में फर्क पता होना चाहिए और उसके बाद आपको assets खरीदने चाहिए। Assets क्या होता है? बेटा, अभी इसके बारे में इतना टेंशन मत लो। अभी सबसे पहले ये आइडिया अपने दिमाग में सिंक इन करने दो। एसेट एंड लायबिलिटी में से एसेट्स बिल्ड करो एंड यू विल बी फाइन फॉर योर लाइफ। ओह, तो अगर हम एसेट्स बना लें तो क्या हम रिच बन पाएंगे? और ये इतनी सिंपल सी बात पता होने के बावजूद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? सिंपल, क्योंकि लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्क नहीं समझ पाते हैं। लोगों को समझाने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो लोगों का ईगो सामने आ जाता है और फिर वो अपनी सुपेरियरिटी प्रूव करने की ट्राई करते रहते हैं। बट तुम बच्चों के केस में ऐसा नहीं है। यू आर लाइक अ स्पॉन्ज जो अभी जो डेटा मिलेगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज? ऑलवेज कीप इट सिंपल। जो चीज आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है और जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है। दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट। जो टॉप पार्ट वाला हिस्सा है ना, उसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। वो यूजुअली हमें हमारे इनकम और एक्सपेंसेस बताता है और जो नीचे वाला डायग्राम है उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, जहां पे हमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज करके इक्वल रखने की ट्राई करनी चाहिए। दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ लायबिलिटी। जैसे एक एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, वैसे ही एक लायबिलिटी आपकी जेब से पैसे निकालती है। अगर आपको जिंदगी में एक अमीर इंसान बनना है
तो आपके एसेट्स का कॉलम ज्यादा होना चाहिए लायबिलिटी के कंपैरिजन में. दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पुअर पर्सन. दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पर्सन इन द मिडिल क्लास. एंड दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ रिच पर्सन. कैश फ्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ अ पर्सन हैंडल्स मनी. स्कूल में हम स्कॉलिस्टिक स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स गेन करते हैं. स्कॉलिस्टिक स्किल्स हमें सीखने में मदद करते हैं और प्रोफेशनल स्किल्स हमें पैसा कमाने में हेल्प करते हैं. 1960s में हमारे स्कूल में अगर कोई बच्चा एकेडमिकली ब्राइट होता तो सब अज्यूम करते थे कि वो एक डॉक्टर बनेगा, क्योंकि तब डॉक्टर्स बन के लोगों को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे. पर आज अगर हम देखें तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. आज के बच्चे ज़्यादातर मूवी स्टार्स बनने के पीछे, एथलीट्स बनने के पीछे, क्रिकेटर्स बनने के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है फेम से लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं. उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर आप एकेडमिकली एक करियर में सक्सेसफुल होते हो तब भी आप एक्सट्रीम रिच नहीं बन पाओगे. एंड एज आई सेड, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, फर्क उससे पड़ता है कि आप कितना अपने पास रखते हो. फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल में सिखानी चाहिए, पर स्कूल वाले वो सिखाते नहीं है. मनी मैनेजमेंट सिखाते नहीं है, इसलिए लोग पैसा कमाने के बावजूद उसे अपने पास रख नहीं पाते और अपनी वेल्थ ग्रो नहीं कर पाते. एंड अच्छे पैसे कमाने के बावजूद ब्रोक होते हैं. हाउ द क्वेस्ट फॉर अ फाइनेंशियल ड्रीम टर्न्स इनटू अ फाइनेंशियल नाइटमेयर. क्लासिक हार्ड वर्किंग ट्रैप जिसमें लोग हर बार फंस जाते हैं. इमेजिन करो, एक कपल है, उन्होंने शादी कर ली है और दोनों हार्ड वर्क करके पैसा कमा रहे हैं. शादी के 2-3 महीने के बाद ही वो लोग होम लोन लेके घर खरीद लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैविश चीजों पर खर्च करते हैं, ईएमआई टाइम टू टाइम भरते हैं और सब सॉर्टेड रहता है. फिर कुछ महीनों में एक कार खरीद लेते हैं, उसकी भी ईएमआई चालू हो जाती है. अब उनके घर पे एक बच्चे का जन्म होता है और अब आप देख सकते हो कि कैसे उनकी शीट लायबिलिटी से बढ़ती जा रही है. वो और ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ताकि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और हाई कर सकें. मेल में क्रेडिट कार्ड आता है, वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए डिसाइड करते हैं और कुछ टाइम में क्रेडिट कार्ड भी मैक्स आउट हो जाता है. अब यहाँ ये लोग फंस गए. कई कपल मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि हम हमारे पैसे बचाने के लिए क्या करें. मनी मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल थिंग. अगर आप खाड़ी में धंस रहे हो तो खोदना बंद करो, सिंपल. जब मैं छोटा था मेरे डैड ना मुझे 3 पावरफुल चीजों के बारे में कहते रहते थे. फर्स्ट, पावर ऑफ स्वॉर्ड, सेकंड, पावर ऑफ जूल एंड थर्ड, पावर ऑफ मिरर. स्वॉर्ड मतलब गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स. आज अमेरिका इतना पावरफुल देश क्यों माना जाता है? क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. जूल मतलब मनी या गोल्ड. एक स्टेटमेंट जो लोग हमेशा कहते हैं कि हु हैज गोल्ड मेक्स द रूल, मतलब जो पैसे वाले होते हैं वही हमेशा रूल बनाते हैं. एंड मिरर आपको रियलाइज करवाता है कि आप अभी कैसे दिखते हो. मिरर नेवर लाइज. अगर वो कपल मिरर में देखे तो उन्हें रियलाइज होगा कि वो कितने अननेसेसरी के खर्चे करे जा रहे हैं जिनकी उन्हें नीड भी नहीं है, बट बिकॉज सोसाइटी में स्टेटस गेम खेलना है इसीलिए वो लोग बिना सोचे समझे खर्च किए जा रहे हैं. आपको क्या लगता है, लोग अपना जॉब क्यों नहीं छोड़ पाते? क्यों हमेशा डर के जीते हैं? क्योंकि सोसाइटी हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको सेफ खेलना चाहिए और जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए. A person can be highly educated, professionally successful and financially illiterate. 16 की उम्र में मुझे और माइक को प्रॉब्लम्स आने लगी. मतलब क्लास में हमें एज एन एक्सटर्नल पर्सन कंसिडर किया जाता था क्योंकि माइक और मेरी सोच किसी और से नहीं मिलती थी और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे रिच डैड का था. हम सैटरडेज एंड संडेज को उनके लिए काम करते थे, उनकी हर मीटिंग अटेंड करते थे. वो मीटिंग्स में अकाउंट्स, टैक्स कंसल्टेंट, सीएज, बैंक अटर्नीज, एम्प्लॉयज सबसे बिजनेस की चीजें डिस्कस करते थे और धीरे धीरे मुझे और माइक को सब समझ में आने लगा. 16 की उम्र में हमारा फाइनेंशियल फाउंडेशन मेरे खुद के मॉम डैड से ज्यादा हो गया था और उसका एक रीजन ये था क्योंकि मैंने मेरे रिच डैड से सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा.
यहाँ पर मेरे रिच डैड ने 4th स्टैंडर्ड बाद स्कूल छोड़ दी थी और फिर भी वो सक्सेसफुल थे क्योंकि उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन काफ़ी अच्छा था। वो बुक स्मार्ट तो नहीं थे पर स्ट्रीट स्मार्ट थे। उनका हमेशा से कहना था कि तुम्हें अपने आप से ज़्यादा होशियार लोगों को हायर करना चाहिए। मेरे पुअर डैड का फाइनेंशियल फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। एक बार मेरे डैड ने ये कह दिया कि हमारा घर सबसे बड़ा एसेट है। मैंने उन्हें तुरंत डायग्राम बना के समझाया कि कैसे हमारा घर हमारी जेब से पैसा सक आउट करते जा रहा है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो याद रखो आपके एफर्ट्स कंपनी के शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लिए हार्डवर्क कर रहे हो तो सबसे पहले वो आपके पेचेक से टैक्स काट लेते हैं। और अगर आप बैंक के लिए काम कर रहे हो तो वो क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज के इंटरेस्ट से आपके पैसे सक आउट कर लेंगे। आर बकमिनिस्टर फुलर ने वेल्थ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है। Wealth is a person's ability to survive so many number of days forward. Or if I stopped working today, how long could I survive? मतलब जब मैं एक्टिवली काम करना बंद कर दूं तब मैं अपने पैसे से कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूं, वो मेरी एक्चुअल वेल्थ है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम हमारे लाइबिलिटीज के कॉलम को टॉप पे रखते हैं और एसेट के कॉलम को इग्नोर करते हैं। आपको हमेशा काम करते करते अपने बिजनेस को भी माइंड करना है। मतलब जॉब तो करो ही पर उसके साथ साथ अपने एसेट्स को भी धीरे धीरे ग्रो कराओ। फिर जैसे जैसे आपके एसेट्स ग्रो होंगे वो पैसे से आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करो और जो एक्सेस पैसे आप कमा रहे हो उससे नए एसेट्स बिल्ड करने में और अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स पे लगा दो। क्योंकि जितना ज्यादा एसेट्स ग्रो करेंगे उतना ज्यादा आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। और एक बार जब आपके एसेट्स आपको अच्छा कैश फ्लो जनरेट करके दे देंगे फिर आपको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखो, द रिच बाय एसेट्स, मतलब अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। द पुअर ओनली हैव एक्सपेंसेस, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। द मिडिल क्लास बाय लाइबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स, और मिडिल क्लास उन लाइबिलिटीज को खरीदती है जो वो सोचती है कि एसेट्स हैं। तो मैं अपना बिजनेस माइंड कैसे करूं?